गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे भाई क्लास, है ना। ये प्रोटेस्ट वगैरह में जो है कई दिन आपके 2 दिन ऑफ हो गए बेसिकली, कई तो नहीं, उस बीच सैटरडे संडे भी था ना बीच में। तो करते हैं चर्चा, और ये सब भी करना ही है, साथ साथ पढ़ाई तो आप लोग को करते ही रहना है। तो देख लेंगे ये सब तो जो चल रहा है, देखना एक बार। हम्म चल रही है क्लास? नहीं चल रही? दिख रही है? नहीं दिख रही है? अरुणेश, मोनिका, देवस्मिता, मुझे आप लोग दिख रहे हैं। आज पहली बार क्लास, लाइव क्लास ले रही हूँ। दीक्षा सिंह कह रही। गुड इवनिंग सुषमा। चलिए भाई, चलिए कहानी शुरू करें आज की। बहुत बढ़िया, चलिए चर्चा करते हैं और समझते हैं कहानी क्या है। स्टार्ट करते हैं। हेलो 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 भाई, सभी को हेलो। हाँ परफेक्ट रहेगी सुप्रिया, एलटी ग्रेड के लिए एनसीईआरटी या जो उत्तर प्रदेश के स्कूलों में भी जो किताबें चलती हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए, करें शुरू। हम्म गुड इवनिंग प्रियांशी। चलिए, प्याजे की थियरी, इंपॉर्टेंट थियरी है आज से। ये कुछ थियरीज हैं जो हम शुरू कर रहे हैं। पहले जीन प्याजे पढ़ेंगे, फिर वाइगॉत्स्की पढ़ेंगे। अभी प्याजे को खत्म करेंगे, 2-3 दिन लग जाएंगे, है ना। जीन प्याजे व्यक्ति हैं, ये स्विट्जरलैंड के एक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, बहुत ही प्रोडिजी जिसे बोलते हैं ना, बहुत कम उम्र में बहुत ही बेहतरीन काम, गिफ्टेड बच्चे जिनको हम कहते हैं। तो प्याजे ने 15 साल में तो थीसिस और इतने दुनिया भर के रिसर्च पेपर लिख दिए थे, है ना। जीन प्याजे, जीन प्याजे, बात सही है। और जब हम बात जीन प्याजे की कर रहे हैं तो फिर हम करेंगे वाइगॉत्स्की की, लेव वाइगॉत्स्की की थियरी है ना। ये दोनों हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट ही, रचनावाद एक स्कूल ऑफ थॉट है, विचारधारा है, जिसके अंदर ये दोनों ही साइकोलॉजिस्ट आते हैं। बस ये अलग अलग तरह के रचनावादी हैं, उस पर चर्चा बाद में करेंगे, है ना। वाइगॉत्स्की, वाइगॉत्स्की और कोहलबर्ग की थियरी हम करेंगे। कोहलबर्ग डिफरेंट है, वो मॉरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये दोनों जो हैं वो दिमाग के डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दिमाग से भी ज़्यादा हम कहें तो समझ का विकास, संज्ञानात्मक विकास जिसको हम कहते हैं। विकास के 4 प्रकार होते हैं, उनमें से जो मुख्य प्रकार हैं वो 3 ही कह लीजिए आप। PCSE हम कहते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। फिजिकल मतलब शरीर, कॉग्निटिव मतलब दिमाग या मेंटल डेवलपमेंट या संज्ञान, हमारी सोचने समझने सीखने जानने की क्षमता। जितने भी काम दिमाग से होते हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं, संज्ञानात्मक विकास में आते हैं। चाहे वो सोचना हो, समझना हो, जानना हो, यानी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान करना हो, डिसीजन मेकिंग हो, निर्णय लेना यानी इमेजिनेशन हो, यानी कल्पना जिसको हम कहते हैं। ये सब चीज़ें जो है आपकी दिमाग से होती हैं। तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल हो जाएगा। इस साल तो सीटेट नहीं होगा 4 लेवल पे, अगले साल तक पक्का हो जाएगा। अभी इस पे ही मैंने यूट्यूब पे एक चर्चा की, एक वीडियो बना करके आप देख लीजिएगा, लेट्स लर्न पे। PCSE ये 4 मुख्य प्रकार हैं, ठीक है जी। कोहलबर्ग, बेसिक से प्रियांशी, कोहलबर्ग की थियरी भी हम करेंगे, ये मॉरल डेवलपमेंट पे है। जबकि ये दोनों थियरीज जो हैं आपकी, जो हम पहले करेंगे, ये संज्ञानात्मक विकास पे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। एक एक करके समझना शुरू करते हैं। जीन पियाजेज थियरी या जीन पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी भी इसको कह सकते हैं आप, यानी पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, हिंदी में हम इसको कहते हैं, ठीक है जी। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बात सही है नहीं है? ठीक है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ठीक है। तो जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज, यानी बच्चे क्या हैं? बच्चे सक्रिय निर्माता हैं ज्ञान के। एक्टिव बिल्डर्स, बिल्डर समझते हैं आप, मकान, दुकान, शॉपिंग मॉल बनाते हैं, बिल्डर्स कहते हैं हम उनको, है ना। आम भाषा में छोटे शहरों में ठेकेदार कह दिया जाता है, कंस्ट्रक्टर कह देते हैं, है ना। तो एक्टिव बिल्डर्स, बिल्डर्स हैं बच्चे भी। किस चीज़ के बिल्डर हैं? क्या मकान दुकान बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं? नहीं, नॉलेज को बना रहे हैं, अपने दिमाग में ज्ञान के निर्माता हैं, सक्रिय रूप से बिल्ड कर रहे हैं ज्ञान को। बात सही है दीक्षा? तो अगर हम देखें, बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, यानी बच्चा एक्टिव बिल्डर है या एक्टिव कंस्ट्रक्टर है, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है, कंस्ट्रक्टर है यानी ज्ञान का निर्माता है। पैसिव नहीं है बच्चा। पैसिव होता है बच्चा बैठा हुआ है और आप उसके दिमाग में कुछ कुछ भर दे रहे हैं और वो अपना वो रट्टा लगा करके उसका उगल दे रहा है। ये बात एकदम गलत होगी, ऐसा प्याजे नहीं मानते हैं। प्याजे कहते हैं बच्चा सक्रिय होता है अपने ज्ञान के निर्माण में, अपने दिमाग के विकास में, अपनी समझ के विकास में, अपनी नोइंग में, अपनी थिंकिंग में, अपनी रीजनिंग में, अपनी डिसीजन मेकिंग में, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, अपनी कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन में, जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं, अपनी ओवरऑल दिमाग की समझ में बच्चे का एक्टिव रोल है। जब आप देखते हैं उसको लिटिल साइंटिस्ट कहा है प्याजे ने, क्या? नन्हा वैज्ञानिक है बच्चा, क्या है? लिटिल साइंटिस्ट है,
यानी नन्हा वैज्ञानिक है। लिटिल साइंटिस्ट बोले तो नन्हा वैज्ञानिक है, यानी छोटा सा। एक साइंटिस्ट क्या करता है, क्यूरियस होता है, जिज्ञासा भरी होती है, बच्चे के अंदर भी जिज्ञासा भरी होती है, हर चीज को देख के सवाल पूछता है, हर चीज को छूना चाहता है। कई बार तो ऐसी चीजें छू लेता है, गरम कुछ छू लिया, कोई करंट लग गया, कुछ हो गया, कोई चीज से हाथ कट गया, क्योंकि उसको तो जो चीज मिली है वो तो उसे, हम देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं जब हमारे घरों में, मेरा भाई भी छोटा था, हमसे काफी छोटा है, अभी तो 11th में आ गया है। तो जब वो छोटा था तो घर के जितने भी नीचे जो स्विच बोर्ड होते हैं, क्योंकि बच्चे को क्या उसको उंगली देकर के देखनी है उस स्विच बोर्ड में, समझ रहे हो? तो अब वो ये ना करे, नन्हे वैज्ञानिक हैं, इसके लिए सारे घर के जितने भी स्विच बोर्ड थे उनकी बिजली कटवाई गई जो नीचे थे, क्योंकि उसकी हाइट कम है बच्चे की। अब उसने चलना शुरू कर दिया या रेंगना शुरू कर दिया, क्रॉल करना शुरू कर दिया, अब वो हर चीज को टच करके देखेगा, फील करके देखेगा, अपने सेंसेस से, अपने शरीर से हर चीज की समझ बनाने की कोशिश करेगा। ये क्या है, पेंसिल मिल गई, तोड़ के देख लिया, अपना खिलौना है, कई बार खिलौने टूट जाते हैं बेचारे बच्चों के, क्यों? क्योंकि वो उसमें लगे हुए होते हैं। एक बार मेरे पास भी एक छोटी सी गाड़ी थी, मैं पूरा उसमें, वो चाबी भरने वाली होती थी ना, पूरा उसको रेत के अंदर घुसा के और पूरा उसको चलाया और वो खराब ही हो गई एंड में जाके। एक पेन ऐसे ही, मुझे वो स्प्रिंग वाला पेन आता है, टिक टिक वाला, वो मिला, मैंने उसको पूरा खोल के देखा, जानने की इच्छा है, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। आपने आपने सबने भी किया ही होगा कभी ना कभी बचपन में। तो बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, यानी जैसे एक वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करता है, क्यूरियोसिटी रखता है, जिज्ञासा, क्वेश्चनिंग माइंड होता है, उसके मन में सवाल होते हैं, चीजें जानना चाहता है, करना चाहता है। ऐसे ही बच्चे भी एक्टिवली ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो ज्ञान के लिए नन्हे वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहे हैं, लिटिल साइंटिस्ट। ये एक आध क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कौन वो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बच्चे को, हाँ मेरे जीजू के टेप लगा दिए थे, हाँ तो ऐसे बहुत सारी चीजें करते हैं ना माँ बाप के, कहीं टेप लगा दिया, कहीं कुछ कर दिया, कि बच्चा कहीं इस चीज को टच ना कर ले, गर्म चीज के आसपास ना चला जाए, कहीं करंट ना लग जाए। तो जैसे ही वो चलना फिरना शुरू करता है, बहुत जो है ध्यान रखते हैं माँ बाप। रीजन वही है कि भैया वो इतना क्यूरियस है, उसको नहीं पता कौन सी, वो तो अभी अपनी दुनिया का निर्माण कर रहा है, एक्टिव बिल्डर है, उसको थोड़ी पता है आपके यहाँ किस चीज से करंट लगता है, क्या होता है। वो तो छत से कूद जाए, उसको क्या पता है, वो तो बस अपना चलने में बिजी है, वो तो क्यूरियस है, वो तो जिज्ञासु है, वो तो एक्टिव बिल्डर है। तो लिटिल साइंटिस्ट यानी नन्हे वैज्ञानिक हैं बच्चे, ये कहते हैं कौन, जीन प्याजे। और के बच्चे जो है बेसिकली पैसिवली नहीं सीखते हैं। देखिए दो वर्ड हैं, एक्टिव और पैसिव। पूरी पेडागोजी में बच्चे को एक्टिव रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है एज फ्यूचर टीचर्स, ठीक है ना। बच्चे को पूरी पेडागोजी के दौरान एक्टिव रखना है, पैसिव नहीं रखना है। पैसिव होता है निष्क्रिय, कि बस बैठा हुआ है, उसका अपना कोई रोल नहीं है, दूसरे उसके दिमाग में ज्ञान भर दे रहे हैं, ठीक है। सक्रिय निर्माता है ज्ञान के बच्चे, बच्चे को आपको सक्रिय रखना है, निष्क्रिय नहीं रखना है, निष्क्रिय नहीं रखना है, ठीक। बच्चा क्या है, एक्टिव है, और वो क्लास बेस्ट है जहां टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव हैं, वो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है, ठीक है ना। बच्चे को एक्टिव रखना है, सक्रिय रखना है। इसीलिए कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं हम, कि ये नॉलेज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बच्चे, कंस्ट्रक्ट, एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज हैं, एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज हैं, यानी रचना करते हैं। एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज या एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स, एक्टिव बिल्डर्स या कंस्ट्रक्टर्स, यानी निर्माता जिसको हम कहते हैं, कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज। इतनी बात सही है, बच्चा एक्टिव होना चाहिए बेसिकली। हाँ दीक्षा कह रही है इनकी मम्मी इनको बेड से बांध देती थी कि गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए, वॉटेवर। ये तो खतरनाक सही काम है, खैर पहली बार सुन रही हूँ मैं, ठीक। और तो एक्टिव बिल्डर्स यानी कंस्ट्रक्टर्स हैं बच्चे, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। बात सही है या नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में हो तो आप बता सकते हैं। अच्छा, प्याजे जो हैं वो एक विचारधारा को बिलोंग करते हैं, यानी एक विचारधारा है, जैसे आप कहते हैं ये फलाना व्यक्ति इस पॉलिटिकल पार्टी का है, इस विचारधारा का है, इसका थॉट प्रोसेस ऐसा है, ये ऐसे सोचता है, बहुत उग्रवादी हैं, गुस्सा करते हैं, फलाना करते हैं, है ना, या थोड़े से सॉफ्ट हैं घर में। आपको पता होता है ना, हर व्यक्ति का एक नेचर है। ऐसे ही सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं या लोग हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी एक विचारधारा से जुड़े होते हैं। उसी के तौर पे हम एग्जांपल ले रहे हैं। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी रहे प्याजे ने, फिलोसफर भी रहे, है ना, इन्होंने डेवलपमेंट पे भी इतना काम किया है, विकास पे। तो प्याजे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके पूरे सिलेबस में। आपका जो सिलेबस है, चाहे वो सीटेट का सिलेबस हो, स्कूल का सिलेबस तक, इन प्रिंसिपल्स पे, ये जो एनसीएफ है कि बच्चे को एक्टिव रखना है, इस एज के बच्चे के लिए ये सिलेबस बनना चाहिए, उस एज के बच्चे के लिए ये सिलेबस बनना चाहिए, ये सब प्याजे की थ्योरी का इसमें काफी रोल है, प्याजे के काम का। तो इन सब थ्योरीज को ध्यान में रख करके एक सिलेबस बनाया जाता है, मिक्स एंड मैच करके अप्रोच जो है वो तैयार की जाती है जो बच्चे के पक्ष में हो। कंस्ट्रक्टिविज्म को ये बिलोंग करते हैं। रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है अभी हम समझेंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद, रचनावाद, ठीक है। ये कहता है कि बच्चा जो है वो एक्टिव रहना चाहिए, बच्चा एक्टिव रहना चाहिए, एक्टिव रह करके आप बच्चे को सिखाइए, ना कि पैसिव। जो अधिगम है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी बच्चे के जीवन से जोड़ करके सिखाओ आप उसको। मीनिंग मेकिंग की बात करता है ये, यानी अर्थ निर्माण। जो बच्चा सीख रहा है उसको जीवन से जोड़िए, वो सिर्फ रट्टाफिकेशन में नहीं होना चाहिए कि किताबों में है जीवन से जोड़ा ही नहीं, बस रट्टा ही लगा रहे हैं, है ना। मीनिंग मेकिंग यानी अर्थ निर्माण, बच्चे को रियल लाइफ से जोड़ करके। भाई अर्थ किसी भी चीज का कब होता है, जब आपके जीवन से जुड़ा हुआ हो। कोई एग्जाम्पल इस तरह की चीजें स्कूल में यूज हो रही हो, तो मीनिंग मेकिंग यानी अर्थ निर्माण पे फोकस किया जाए अभी, ठीक। फिर अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्टिव हो बच्चा, मीनिंग मेकिंग पे फोकस हो। टीचर क्या है यहाँ, फैसिलिटेटर होता है। जो रोल ऑफ अ टीचर है, जो रोल है एक शिक्षक का, वो कैसा होना चाहिए, रोल ऑफ अ टीचर, यानी एक शिक्षक की जो भूमिका है
वो किसके रूप में होती है? फैसिलिटेटर के रूप में, यानी सुविधा दाता, सुविधा दाता। ठीक है, बात क्लियर है? हम्म, सुविधादाता यानी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा टीचर, माहौल तैयार करेगा। जैसे एक माली है वो पौधे का ध्यान रखता है, एक माहौल देता है उसको सही, उसी तरह से टीचर भी जरूरत पड़ने पे जहां जहां बच्चे को समस्या है उसको एक्टिवली खुद से ज्ञान का निर्माण करने में मदद करेंगे। फ्रीडम है बच्चे के पास, बच्चा भी एक्टिव है, टीचर माहौल तैयार कर रहे हैं, जहां जरूरत है वहां है, ऐसा नहीं है कि टीचर है ही नहीं। ठीक है ना? तो अगर हम देखें रोल ऑफ आ टीचर फैसिलिटेटर किसके हिसाब से? कंस्ट्रक्टिविज्म के हिसाब से, रचनावाद, जो ये कहता है कि बच्चे को एक्टिव रखो, बच्चे को मीनिंग मेकिंग कराओ, बच्चा जो है वो जीवन से जोड़ करके सीखे, ऐसी ही बातें जिसमें बच्चा एक्टिव है। इसमें भी प्याजे क्या है? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। वापस आते हैं, क्या है प्याजे यहाँ? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। ओहो, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं प्याजे। देखिएगा एक बार, प्याजे हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं प्याजे, यानी उग्र रचनावादी हैं। ठीक है, उग्र रचनावादी हैं, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। मतलब ये कहते हैं कि बच्चे को आज़ादी मिलनी चाहिए। जो भी रेडिकल की जहां भी बात आएगी ना, मतलब ये हार्डकोर इस बात में बिलीव करते हैं कि बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं से कर सकता है, एक्टिवली कर सकता है, और बच्चे की स्वतंत्रता पे इनका फोकस ज्यादा है। तो प्याजे कैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं? रेडिकल। जब वाइगॉत्स्की पढ़ेंगे तो यहाँ पे रेडिकल की जगह लिखा होगा सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। वो कह रहे हैं बच्चा रचना तो करेगा ज्ञान की, लेकिन समाज के साथ मिलकर के। ये कह रहे हैं वो अपनी एक्टिविटी से, जो भी वो अपने एनवायरमेंट में एक्टिविटी कर रहा है, अपनी समझ का निर्माण कर लेगा। ठीक है ना? बहुत बढ़िया वैष्णवी, कह रहे हैं 80% नंबर, 81% मानेंगे, 80.50, डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, ऑल द बेस्ट, बढ़िया तैयारी कीजिए, जो पहली नौकरी मिले वो ले लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े। अब हम बात कर रहे हैं, ये कुछ 4 फैक्टर्स हैं जिनकी प्याजे बात करते हैं। 4 स्टेजेस तो आपने सुनी ही होंगी, 4 स्टेजेस, है ना? हाँ, मैंने नहीं सुनी है, बट आपने बता दिया तो सुन लिया कि एक बच्चा जो 3 साल का था और 21वें फ्लोर से कूद गया। अब उसको पता नहीं है ना, वो तो क्यूरियोसिटी में है, वो तो जिज्ञासा में है, वो तो हर चीज जानना चाहता है अपने सेंसेस से। एक क्वेश्चन ये भी आता है, मैं आपको यहाँ कोट कर देती हूँ ये बात प्याजे से ही, कि वो कौन से मनोवैज्ञानिक जो कहते हैं कि चिल्ड्रन, अभी वो स्टेज भी आएगी कि चिल्ड्रन थिंक विद देयर आईज, देयर हैंड्स, देयर ईयर्स, यानी अपने सेंसेस से सोचते हैं वो। मतलब किसी चीज को टच करेंगे, फील करेंगे, देखेंगे, छुएंगे, तो अपने सेंसेस से वो दुनिया की समझ बनाते हैं। ये एक स्टेज है सेंसरी मोटर, उसमें ये बात आएगी। तो यहाँ 4 फैक्टर्स हैं। ये क्या है? 4 फैक्टर्स हैं, 4 तत्व हैं प्याजे की थ्योरी जिन पे बेस्ड है। 4 तत्व, प्याजे की थ्योरी के 4 तत्व हैं। 4 स्टेज की बात नहीं हो रही है, स्टेज अभी आएंगी। वो 4 स्टेजेस तो हमने बहुत बार सुनी है ना? हाँ, काफी हद तक प्रियांशी, बहुत बार हमने वो 4 स्टेजेस सुनी है। 4 स्टेजेस पे बाद में आएंगी, पहले आधार है कि थ्योरी बनती कैसे है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें ये 4 फैक्टर्स हैं। MESE से मैं याद रखने को कहती हूँ। M फॉर मैचुरेशन, मैचुरेशन को हिंदी में कहते हैं परिपक्वता, परिपक्वता। ठीक है, पहले समझ लेते हैं परिपक्वता। एक्सपीरियंस यानी ME, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, अनुभव। ठीक है जी। फिर आता है S बोले तो सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन, यानी इसको हम कहते हैं MESE। ये 4 फैक्टर्स है ना, इसको हम संतुलन कह देते हैं आम भाषा में, संतुलन। ठीक है, अब ये 4 फैक्टर्स हैं जिन पे ये पूरी थियरी जो है वो, मैम उन्होंने विंडो पर बिठाया था और वो कूद गया, एग्जैक्टली। तो इस तरह की घटनाएं से भी हमें बचाना होता है, इसलिए हम कहते हैं बहुत खतरनाक एज होती है वो। ठीक है, तो MESE, मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन, इन 4 पे पूरी थियरी बेस्ड है। मैचुरेशन है कि प्याजे कहते हैं कि जो जेनेटिक्स हैं, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी की इन्होंने बात की है, जो जेनेटिक्स हैं वो महत्वपूर्ण है। बच्चे के जो जीन्स हैं कि वो इस स्टेज में ये चीजें सोचने लगेगा, ये एक्टिविटी करने लगेगा, आपका जीन्स इंपॉर्टेंट है ज्ञान के निर्माण में या बच्चे के दिमाग के विकास में। ठीक है, एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस से मतलब है यहाँ एक्टिविटी, बच्चा एक्टिविटी करके सीखता है, क्रिया करके सीखता है ना? वो नन्हा वैज्ञानिक कह रहे हैं इसलिए तो क्योंकि वो अपनी एक्टिविटीज कर करके वो सीख रहा है। तो एक्सपीरियंस मतलब जो अनुभव वो अपने एनवायरमेंट में ले रहा है, जो एक्टिविटी वो कर रहा है, उससे उसकी समझ बन रही है। हाँ देखिए, डोना दास बता रही हैं कि मेरी सिस्टर 1 साल की थी तब उसने कैटरपिलर उठा लिया था खाने के लिए। तो भाई बच्चे के सामने कीड़ा मकोड़ा जो आ जाए वो तो उसको थोड़ी डर लगता है, उसको सांप से डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसके लिए तो वो तो क्यूरियस है, वो तो जिज्ञासु है, वो तो जान रहा है दुनिया को। सोशल इंटरेक्शन है सामाजिक अंतःक्रिया, कि सोसाइटी में लोगों से जो मिलना जुलना, बात करना, जानना, चीजें क्वेश्चन पूछना, ये सब इसमें आ जाएगा। कई लोग कहते हैं कि सोशल एस्पेक्ट को उन्होंने बिल्कुल महत्व नहीं दिया। देखिए वाइगॉत्स्की के बराबर का महत्व नहीं दिया है, लेकिन सोशल इंटरेक्शन को, क्योंकि समाज में इंटरेक्ट करके हम एक अपनी समझ बनाते हैं, ऐसा प्याजे मानते हैं कि एक फैक्टर ये भी है दिमाग के विकास में। फिर आता है इक्विलिब्रेशन यानी बैलेंस। बैलेंस किसके बीच में? दुनिया और
दिमाग के बीच में, दुनिया और बच्चे के दिमाग के बीच में। बहुत बढ़िया जीत। तो अगर हम देखें इस इक्विलिब्रेशन से, इन तीनों को हमने समझ लिया। मैचुरेशन है जो समय के साथ आपकी जेनेटिक क्षमताएं, कि भाई एक उम्र के बाद साल भर में बच्चा खड़े होने लगता है, चलने लगता है, एक शब्द बोलने लगता है, ये मैचुरेशन से हो रहा है। ऑटोमेटिक दांत आने लगेगा इस उम्र में, तो वो आपके डीएनए में कोडेड है कि ये चीजें इस उम्र में होनी शुरू हो जाएंगी। लड़कियां हैं तो इस उम्र में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी, और लड़के हैं तो ये होगा, दाढ़ी मूंछ आएंगी। ये मैचुरेशन के कारण होता है। ठीक है, ये नहीं कहना है आकांक्षा, यही गड़बड़ हो जाती है जब हम कहते हैं ना बच्चों को ज्यादा पता नहीं होता। वो अपनी दुनिया की समझ बना रहा है। इसको ऐसे देखना है साइकोलॉजी में या पेडागोजी में या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, कि बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है। ये कह रहे हैं प्याजे कि बच्चा जो है वो ऐसा नहीं है कि मूर्ख है या कम जानता है, बड़े लोग बहुत ज्यादा जानते हैं उससे। वो अपनी दुनिया की समझ अपने तरीके से बना रहा है। इस पे एक बात कही जाती है कि जो बच्चा है वो सोचता है, बच्चे भी उतने ही हैं, बड़े भी उतना ही सोचते हैं। वो कह रहे हैं बच्चा भी सोचता है, आप सोच रहे हैं बच्चा भी सोचता है। बस जो चिल्ड्रंस थिंकिंग है, जो बच्चों की सोच है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट नोट करा देती हूं आपको। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली क्वालिटेटिवली देख पा रहे हो यहां तक, क्या जूम करना पड़ेगा? चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट। मतलब क्या हुआ? या चिल्ड्रंस थिंकिंग, आसान भाषा में करते हैं, डिफर इन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। मतलब क्या हुआ? अब इसको एक और शब्द में अगर हम कहें, क्वालिटी का मेरा मतलब ये, मैं इसको कैपिटल में लिखा छोड़ दे रही हूँ ताकि आपका ध्यान जाए, है ना। कैपिटल में लिखा नहीं होना चाहिए, बट यहाँ ग्रामर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको चीजें समझ में आए। ठीक है ना, कोई बात नहीं, अब हो जाएंगे बिंदर, अभी एग्जाम दूर है, पढ़ सकते हो आराम से। क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता, यानी बच्चे की सोचने की गुणवत्ता अलग है। सोचता वो भी है, सोचते आप भी हैं, 20 साल के व्यक्ति भी। क्वांटिटी यानी मात्रात्मक, मात्रा से अलग। यहाँ पे मात्रा में अलग नहीं है बच्चे की सोच। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, कई बार पूछा जा चुका है। क्वालिटी का मतलब है यहाँ काइंड में डिफरेंट है, बच्चे का सोचने का प्रकार अलग है। बच्चे के चिंतन में, बच्चे के विचारों में, बच्चे की सोच में जो है प्रकार का अंतर है, ना कि अमाउंट का। सोचते आप भी हैं, सोचता बच्चा भी है, मात्रा सेम ही है ना। सेम एज इन बिल्कुल सेम तो किसी के भी दिमाग में बराबर थॉट ही नहीं आते, ऑन एन एवरेज ही हम आइडिया लगाते हैं। लेकिन बच्चे की सोचने का प्रकार अलग है। आप सोच रहे हैं मेरा दिल टूट गया, और वो सोच रहा है मेरा पेन टूट गया, या मेरी गाड़ी टूट गई, या मेरा खिलौना टूट गया। तो ऐसा नहीं है, सोच आप भी रहे हैं, बच्चा भी सोच रहा है, बस क्वालिटी का अंतर है, यानी गुणवत्ता का अंतर है, प्रकार का अंतर है। बहुत बढ़िया रजनी, है ना। हो सकता है उसका खिलौना टूटा हो और आपका दिल टूटा हो, इतना ही अंतर है। सोचता वो भी है, प्रकार का अंतर है। ठीक है ना, प्रकार का अंतर है, काइंड का डिफरेंस है, ना कि मात्रा का। बात सही है? दिक्कत परेशानी कोई, कुछ समस्या? कोई भी दिक्कत अगर आपको है तो आप बता सकते हैं, अभी के अभी समाधान निकाला जाएगा। किसका? क्वांटिटी का डिफरेंस नहीं है, क्वालिटी का डिफरेंस है सोच में जब हम बात कर रहे हैं। क्वांटिटी यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है? चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर इन काइंड नॉट इन अमाउंट। सोचता बच्चा भी है, सोचते आप भी रहे, अभी तो होगा नहीं, बढ़ेंगे नंबर। तो क्वालिटी यानी गुणवत्ता, यानी प्रकार का अंतर है। क्वांटिटी यानी मात्रा का डिफरेंस। तो मात्रा का डिफरेंस नहीं है, अमाउंट का डिफरेंस नहीं है, काइंड का डिफरेंस है। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी का डिफरेंस है। बात सही है। क्वांटिटेटिवली अलग है बच्चे की जो क्वालिटेटिवली डिफरेंट है बच्चे की सोच, यानी प्रकार अलग है, काइंड अलग है, मात्रा जो है उसमें अलग नहीं है, क्वांटिटी सेम ही है, ये आप मान सकते हैं। बात सही है या नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी रजनी इस बात को समझने में हो तो आप बता सकते हैं। तो ये जो 4 फैक्टर्स हैं, अब इन 4 फैक्टर्स में से मैचुरेशन आपको समझ में आ गया। जो हमारा जेनेटिक मेकअप है, एज के साथ जो जो परिवर्तन खुद से होने हैं जीन्स की वजह से, वो मैचुरेशन में आ जाएंगे। एक्सपीरियंस जो बच्चा अपने एनवायरमेंट के साथ एक्टिविटी करके सीखेगा। ठीक है ना। हाँ, अमाउंट महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पे। अमाउंट तो थोड़ा बहुत तो सभी में अंतर होता है, महत्वपूर्ण है प्रकार में अंतर, काइंड में अंतर, क्वालिटी में अंतर, सोशल इंटरेक्शन जो वो समाज में अन्योन्य क्रिया करेगा। इक्विलिब्रेशन के अंदर कुछ चीजें जो हमें पढ़नी है, फटाफट से आते हैं और समझते हैं कि इक्विलिब्रेशन के अंदर क्या चीजें हैं, जहां से सारी कहानी आपकी शुरू होती है। इक्विलिब्रेशन, इक्वली, ये मैंने लास्ट में इसमें कहीं होगा भी, 1 मिनट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय बच जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा। पिछले 5-6 दिन में इतनी भागम भाग हुई है ना ये प्रोटेस्ट के चक्कर में, कि बैंड बज गई है थोड़ी। हम्म, थकान अभी तक गई नहीं है। रुको 1 मिनट। तो हम अभी आएंगे, हाँ।
देखिए ये 4 फैक्टर्स थे जिनकी हम बात कर रहे थे कि मैच्योरिटी यानी परिपक्वता, जेनेटिक्स से संबंध है जिसका डायरेक्ट, ठीक है। एक्सपीरियंस की जब हम बात कर रहे हैं यानी अनुभव या एक्टिविटी करके सीखना। सोशल इंटरेक्शन जो समाज में बच्चा जो है बातचीत कर रहा है, ठीक है ना, वो आ गया उसमें। फिर अगर हम बात करें इक्विलिब्रेशन की तो संतुलन, ठीक, इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन। इसके अंदर आती हैं 2 चीज़ें, इक्विलिब्रेशन के अंदर आती हैं 2 चीज़ें, उनको हम समझते हैं। संतुलन में क्या क्या आएगा, यहाँ से कहानी शुरू होती है कि वो स्कीमा कहाँ से आया, क्या आया, इसको प्रॉपर तरीके से अगर हम पढ़ते हैं। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में इसमें 4 फैक्टर याद रखने हो, कई बार पूछ लेता है कि कौन सा एक फैक्टर इनमें नहीं है, तो कुछ तीसरा ही दे देगा कि लैंग्वेज, तो वो यहाँ नहीं है। MESE में 4 फैक्टर्स में वो नहीं आता है, उतना महत्व उसका यहाँ नहीं है। बात सही है नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी? शुरू से देखो नाजिशा, ठीक, बीच में अगर आओगे क्लास में तो समस्या होगी फिर समझने में। इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन, क्योंकि एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन या बैलेंस। इसके अंदर आती हैं 2 चीज़ें, एक तो है आपकी अडेप्टेशन, अडेप्टेशन यानी अनुकूलन, कि आप गर्मी है सर्दी है आप अडेप्ट कर लेते हैं, यानी एडजस्ट कर रहे हैं एनवायरमेंट के साथ, आपके अंदर अडेप्टेशन है, बदलने की क्षमता। तो आपका ब्रेन भी अडेप्ट करता है समय के साथ, चीज़ों के साथ, माहौल के साथ। और दूसरी चीज़ है इसमें ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अडेप्टेशन में क्या आएगा, अडेप्टेशन में आती हैं 2 चीज़ें, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। भाई इक्विलिब्रेशन में है 2 चीज़ें, उसके अंदर एक है अडेप्टेशन, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। इस अडेप्टेशन के अंदर भी हैं 2 चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ नहीं है, वो बस समझने का है, छोटे से मैं समझा दूंगी। ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, देखो मैं 1 मिनट में बता ही देती हूँ। आपके ब्रेन में बहुत सारे थॉट्स हैं या बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, पॉकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो स्कीमा आपका बनता है, अभी आएंगे स्कीमा क्या है, तो वो इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज होती है, संगठित होती है, उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कि सारे फोन नंबर एक तरह से ऑर्गेनाइज हैं, सारे लोगों के नाम, आपके दोस्तों के नाम एक तरह से ऑर्गेनाइज हैं, दोस्तों में भी बेस्ट फ्रेंड्स कौन से हैं वो उनके नाम ऑर्गेनाइज हैं, फैमिली मेंबर्स का नाम आपको ऑर्गेनाइज है या उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दिमाग में सेट है। जब आप CDP का सिलेबस मान लीजिए मैं कराती हूँ तो मुझे पता है कि पहले डेवलपमेंट आता है, फिर हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट है, सोशलाइजेशन है, ये है वो है। तो दिमाग में इन्फॉर्मेशन, या जैसे अलमारी में आप सामान जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसे ब्रेन भी आपके दिमाग में पड़ी हुई इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके रखता है। इसी को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इक्विलिब्रेशन के अंदर जो आता है। बात आती है अडेप्टेशन की, इसमें है 2 चीजें कि अडेप्ट कैसे करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन चेंज भी तो होती रहती है ना। तो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन यानी एक है प्रक्रिया आत्मसातीकरण की, यानी कुछ ऐड करना, कोई नई इन्फॉर्मेशन आई, ऐड करी प्रीवियस स्कीमा में आपने, एग्जिस्टिंग स्कीमा में। और एकोमोडेशन है जब आप एडजस्ट कर रहे हैं, परिवर्तन ला रहे हैं, कुछ नया स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं, तो ये एकोमोडेशन है, समायोजन कहते हैं। ये दोनों बड़ी प्रक्रियाएं हैं, इन पे बड़ा जद्दोजहद रहती है, उसको अभी समझेंगे डिटेल में। अभी आते हैं कि ये जो स्कीमा है आपका, अब स्कीमा क्या है पहले उसको समझेंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के माध्यम से, यानी अडेप्टेशन की जो प्रक्रिया है जिसके अंदर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आते हैं, इन दोनों के माध्यम से आपका ब्रेन क्या है, अपडेट होता है। आपका स्कीमा, स्कीमा क्या है, आपका सॉफ्टवेयर एक तरह से, जो ऑर्गेनाइज्ड पॉकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में बनी हुई है। कि हिमांशी जब मैं बोलती हूँ तो आपके दिमाग में मेरी इमेज आ रही है, या जब मैं मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर का नाम ले रही हूँ तो आपके दिमाग में कोई इमेज आ रही होगी, किसका मतलब वो इमेज आपके स्कीमा में सेट है, आपकी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन में सेट है। तो स्कीमा की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें परिवर्तन जो है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन यानी अडेप्टेशन की प्रक्रिया के माध्यम से। स्कीमा भी तो बदलता रहता है ना आपका, भाई आपको पता है आप 2025 चल रहा है, लेकिन जब भी ईयर चेंज होता था स्कूल में, याद कीजिए हम कुछ दिन तक डेट डालने में होता है ना, आते ही पहले बोर्ड पे डेट डालते हैं टीचर भी और बच्चे भी अपनी कॉपी में डेट डालते हैं, तो वो डेट कई बार गड़बड़ कर देते थे हम लोग, है ना, कि साल बदल गया लेकिन वो अगर 2024 लिखते हुए आ रहे हैं, 2001 लिखते हुए आ रहे हैं तो 2001 ही लिख रहे हैं। वो अभी अपडेट हो रहा है, स्कीमा अपडेट होगा फिर हम सही लिखने लग जाएंगे। स्कीमा मतलब जो आपका स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है ब्रेन में, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है। तो स्कीमा यानी सेट ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर्स, यानी आपकी मानसिक संरचनाओं का समूह, एक ग्रुप ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर्स या इंफॉर्मेशन का एक सेट, ग्रुप। बात सही है नहीं है? पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी हम इसको कह सकते हैं। पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन को पॉकेट्स में डाल करके या पैकेट्स में डाल करके या छोटे छोटे टुकड़ों में डाल करके ब्रेन में सेट किया गया है। जैसे आप अलमारी में किताबें लगाते हैं कि एक तरफ ये वाली किताब होंगी जो लिटरेचर की है, एक तरफ पढ़ाई वाली है, एक तरफ ये वाली है ना। जैसे मम्मी जो है आपकी या पिताजी अगर कुछ काम करते हो किचन में, तो एक, या जो लोग सिंगल रहते हैं उनको पता ही होगा, है ना, एक वो मसाला रखने वाला बॉक्स आता है ना, तो आपको पता है हल्दी कहाँ रखनी है, इसमें मिर्च कहाँ रखनी है, इसमें जो है कड़ी पत्ता कहाँ रखना है, वॉटेवर, कड़ी पत्ता तो क्या रखेंगे, खैर मसाले कहाँ रखने हैं, तो उसमें सब पॉकेट्स बनी हुई हैं। और एक वो मसाला बॉक्स अपने आप में पूरा, ऐसी ब्रेन आपका पूरा है कंप्लीट, उसके अंदर कुछ कुछ पॉकेट्स बनी हुई हैं अलग अलग चीज को लेकर। रिलेशनशिप का एक स्कीमा है, दोस्तों उसमें दोस्त अलग हैं, ये है वो है, जगहों का अलग स्कीमा है ना, मेमोरीज जो है उसमें भी आपकी खुशी के पल का स्कीमा अलग है, दुख का अलग है, ठीक। तो पॉकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी सूचनाओं का समूह या सूचनाओं का वर्गीकरण है स्कीमा में। मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं आपके, मानसिक संरचनाएं हैं। सोचो स्कीमा निकाल दें दिमाग से हर चीज का तो गायब, स्कीमा ही नहीं है मान लो। जैसे बच्चे के दिमाग में स्कीमा नहीं होगा ब्रेकअप का, आपके दिमाग में होगा कि दिल टूटता है तो कैसा लगता है। वो किसी भी फॉर्म में टूट सकता है, दिल का टूटना मतलब यही नहीं होता कि आपका ब्रेकअप पैचअप ही हुआ हो, किसी व्यक्ति का जाना भी हो सकता है, किसी सपने का टूटना भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है ना, कि जो आपको करना हो, ठीक। तो सेट ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर्स, मानसिक संरचनाओं का समूह है क्या, स्कीमा। बात सही है? तो मानसिक संरचनाओं का समूह कह दिया हमने। अब इसको स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन या एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आप कह सकते हैं, कि जो वर्तमान ज्ञान है जिसके आधार पर आप चीजें पहचान पा रहे हैं। एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन यानी
वर्तमान जानकारी जो है वो सब स्टोर्ड है कहाँ, स्कीमा के अंदर। बात सही है? ठीक है। तो जो भी आपका वर्तमान ज्ञान है, जो भी प्रीवियस नॉलेज जिसको हम बोल देते हैं, यानी पूर्व ज्ञान, आज तक जो भी आप जानते हैं, इसको आप एग्जिस्टिंग नॉलेज कह लीजिए, है ना, प्रीवियस नॉलेज कह लीजिए, जो भी आपके दिमाग में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है वो सब यहीं पे आएगी। ये ऐसा है जैसे आपके ब्रेन का सॉफ्टवेयर, जैसे आपके कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जिसमें सारी चीजें हैं। हार्डवेयर हो सकता है ये ब्रेन हो, लेकिन माइंड की जब हम बात करते हैं तो माइंड क्या है, सॉफ्टवेयर है जो उसके अंदर काम करता है। ब्रेन को आप टच कर सकते हैं, माइंड को आप टच नहीं कर सकते हैं। उसकी प्रोसेसेस हैं कि जो मेरे दिमाग में भरी हुई हैं चीजें वो स्कीमा में है मेरे। बाहर ये जो खोपड़ी पे मैं टच कर रही हूँ ये ब्रेन है, अंदर जो सॉफ्टवेयर है ये हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर जो है अंदर वो माइंड है। बात सही है? अब कोई सिचुएशन आती है जीवन में तो ये स्कीमा भी अपडेट होता रहता है। ये स्कीमा अपडेट किससे होता है? अडेप्टेशन की प्रक्रिया से, अनुकूलन की प्रक्रिया, जिसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों थे। अभी उसको हम आगे चल के समझेंगे कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में मुख्य अंतर क्या है। हाँ, बात सही है हमारी या नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी? मैं एक बार आपके कमेंट्स रिफ्रेश करके देख लेती हूँ। 2 सेकंड का ब्रेक लेंगे ताकि समझ सकें चीजें हम। देखिएगा। Hello ma'am, thank you so much. Because of you, White Channel, I cleared CTET, DLED. Since your role model for future teachers, स्नेहा मलिक कह रही हैं। थैंक यू सो मच जी। मेरे माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिल जाता है, बस जीवन सफल है इसी में। चलिए खैर, एक बार इतना देखिए, मैं पानी भी पीती हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक लूँगी यार, थकान हो रखी है आजकल, भागम भाग बहुत हुई है इस दौरान पिछले 5-6 दिनों में। ये एसएससी के प्रोटेस्ट में टीचिंग का भी मुद्दा उठाया ही है, जहाँ जिस न्यूज़ चैनल पर मौका मिला है।